ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आजकल किसानों का रुझान रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खादों की तरफ बढ़ रहा है और बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि जैविक खादों से गुणवत्ता युक्त उपज मिलती है। इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं नाडेप कंपोस्ट खाद बनाने के बारे में। इसे किसान काफी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि और इसके लाभों के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिराजुद्दीन से। कृषक भाइयों, आज हम जानेंगे कि नाडेप विधि से आपकी कंपोस्ट या खाद कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे सर्वप्रथम अगर हमें नाडेप कंपोस्ट बनानी है तो हमें एक टांका बनाने की ज़रूरत होती है, जिसे हम टैंक भी बोलते हैं। और इस टैंक को बनाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी कि इसका आकार क्या होना चाहिए। ईंटों की सहायता से पक्का नाडेप बनाया जाता है, जिसका आकार 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होता है। ईंटों को जोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तीसरे, छठे और 9वें रद्दे में मधुमक्खी के छत्ते के समान 6 बाय 7 के छेद छोड़ दिए जाते हैं। और इसमें जो आपकी जो दीवारें बनेंगी, इसकी जो उनकी चौड़ाई होनी चाहिए दीवारों की, वो 9 इंच तक हम रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सामग्री है जो कि इस टाँके के बनाने में लगेंगी। तो टाँके के बनाने के लिए जो सामग्री की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले हमें ईंटों की ज़रूरत होगी, फिर बालू की ज़रूरत होगी और सीमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें ये पक्का बनाना होता है। टाँका बनाते हुए कुछ मुख्य बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब आप टाँका बना रहे हैं तो इसमें छिद्र छोड़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो छिद्र हमें छोड़ने होते हैं वो हमें 1.5 फीट की दूरी पर छोड़ने हैं। और जब छिद्र छोड़ने की जो श्रृंखला होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो अगर पहले जो आपकी रो है उसके 2 छिद्रों के बीच में दूसरी श्रृंखला के मध्य में उसको पड़ना चाहिए, और इसी तरह से दूसरी पंक्ति के जो 2 छिद्र के बीच में तीसरी पंक्ति की छिद्र उसमें आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किन किन सामग्री की हमें ज़रूरत होगी इसमें भरने के लिए, कौन कौन सी परतें हमारी उसमें डलेंगी। तो हमें जो चाहिए होगा एक टाँके के लिए, जो मैंने अभी आपको आकार बताया, उसमें हमें आपका 1500 किलो आपका चाहिए कचरा, जो कि सूखा कचरा हो सकता है। जो आपके अभी जैसे खरीफ की फसल कटी है तो उसका जो अवशेष बचा है वो ले सकते हैं, तो 1500 किलो वो होना चाहिए। फिर आपका 1750 केजी आपकी छनी हुई मिट्टी, जो बारीक मिट्टी है, वो हमें लेनी चाहिए। 100 किलो हमें इसमें चाहिए आपका गोबर और 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ 3 किलो रॉक फॉस्फेट, आधा किलो आपका राइजोबियम कल्चर वाली खाद, फिर आपका आधा किलो हमें एजोडोबैक्टर, और जो पीएसबी जिसे फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, वो हमें 1.5 केजी की आवश्यकता होती है। भराई से पहले टाँके की दीवारों को गोबर के लेप से लिपाई कर दें। इसके बाद पहली परत पर विभिन्न वनस्पति सामग्री जैसे सूखे पत्ते, डंठल, कचरा, टहनियों को 6 इंच तक भर दें। दीमक नियंत्रण के लिए नीम और पलाश की पत्तियां जरूर डालें। अब दूसरी परत में 3 से 4 किलो गोबर का घोल बनाकर वनस्पतिक सामग्री के ऊपर डाल दें। अब तीसरी परत पर 50 से 60 किलो छनी हुई मिट्टी की परत बना दें। बता दें कि 11 से 12 परतों में पूरी सामग्री भर जाएगी। इसके बाद टाँके को 400 से 500 किलो मिट्टी की परत बनाकर गोबर से लिपाई कर दें। 15 से 20 दिनों बाद जब सामग्री 8 से 9 इंच सिकुड़ जाए, तब दूसरी भराई करके टाँके को अच्छी तरह ढक दें। एक पक्के नाडेप टाँके से साल में 3 बार खाद तैयार की जा सकती है। फिर आप इसको 10 दिन के अंतराल पर इसको निरीक्षण करिए। 10 दिन के अंतराल पर निरीक्षण पर जब आप पाते हैं कि इन पर कहीं दरारें पड़ रही हैं, तो जब दरारें पड़ी है तो फिर से इसमें आपका जो गोबर और पानी का घोल है वो इसमें हमें डाल देना चाहिए और फिर इसको चिनाई कर देनी चाहिए।
धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो इसकी ऊंचाई है जो हम 9 इंच तक आपका भर दें, जैसे जैसे अपघटन होता रहेगा, डिकम्पोजिशन होता रहेगा, वो नीचे चली जाएगी। तो जैसे जैसे वो नीचे जाती है तो फिर से आप वैसी ही सामग्री और वैसी ही सतह से इसको दोबारा भर सकते हैं। तो ये जो आपकी नाडेप विधि से जो कंपोस्ट है ये 100 से 120 दिन में रेडी हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि एक टंके से आपको कितनी खाद इसमें उपलब्ध हो पाती है, तो 100 से 120 दिन में एक टंके से आप 25 से 30 क्विंटल खाद रेडी कर सकते हैं। तो एक वर्ष में अगर हम इसे यूज़ करते हैं टाँके को, तो 100 क्विंटल के करीब आपकी खाद इससे हम ले सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस विधि से तैयार की गई खाद 0.5 से 1.5% नाइट्रोजन, 0.5 से 0.9% फास्फोरस और 1.2 से 1.4% पोटाश तथा अन्य सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। अब फसलों में अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो जैसे जो सामान्य फसल है आपकी, जैसे अगर हम तिलहन है या दलहन है या अनाज वाली जो फसलें हैं, इसमें हमें 3 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से हमें ये कंपोस्ट यूज़ करनी चाहिए। अगर आपकी कोई सब्जी वाली फसल है तो इसे हमें 3 से 5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से यूज़ करनी चाहिए। और अगर हमारे कोई फलदार आपके वृक्ष हैं तो प्रति पौधा हमें आपकी 15 से 30 किलो ये जो नाडेप विधि से बनाई हुई कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ है कि हम कम गोबर में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खाद बना सकते हैं। और अगर हम इस तरह से बनाई हुई आपकी खाद इस्तेमाल करते हैं तो 1/3 जो आपका फर्टिलाइज़र या उर्वरक का सब्स्टिट्यूट हमें मिल जाता है। और अगर लगातार हम इसे 5 वर्षों तक इस्तेमाल करते हैं तो हम टोटल जिसे 100% ऑर्गेनिक या जैविक खेती बोलते हैं उसको अपना सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 बैठक की सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान सभी राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मन विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता की साझेदारी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा है कि आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के अलावा दिन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का ये उत्सव है, इसे मतदाताओं ने उमंग के साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आंवला के बाग में अगर फल तैयार हो चुके हैं तो इसकी तुड़ाई और तुड़ाई के बाद कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें, जिससे आपको अपनी उपज का भरपूर लाभ मिल सके। तो तुड़ाई के समय और तुड़ाई के बाद आप कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। आंवला, जिसे अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है, यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, जिसका उपयोग लगभग सभी तरह की आयुर्वेदिक औषधियों में किसी न किसी रूप में किया जाता है। आंवला और इससे बनने वाले उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने से इसकी खेती करने में किसानों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखने में आता है कि कुछ किसान भाई फलों की तुड़ाई और इसके बाद के कार्य को ठीक तरह से नहीं करते हैं, जिस कारण उन्हें अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता।
अक्सर किसान भाई आंवले के फलों की तुड़ाई हाथ से करते हैं, लेकिन हाथ से तुड़ाई बड़े वृक्षों और बड़े बागों में संभव न होने के कारण बांस से बनी सीढ़ियों पर चढ़कर तुड़ाई की जाती है। फलों को सुबह तोड़ना चाहिए और प्लास्टिक के क्रेट्स में रखना चाहिए। फलों को तोड़ते समय जमीन पर गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि चोटिल फल पैकिंग और भंडारण के समय सड़कर अन्य फलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आंवला के फलों को 3 श्रेणियों में उनके आकार, भार, रंग और पकने के समय के आधार पर ग्रेडिंग करना चाहिए। बड़े आकार के फल जिनका व्यास 4 सेंटीमीटर से अधिक होता है, उनको मुरब्बा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मध्यम आकार के फलों को अन्य परिरक्षित पदार्थ बनाने में और छोटे आकार के फलों को औषधीय उत्पाद जैसे च्यवनप्राश, त्रिफला इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता है। कच्चे, चोटिल और रोगग्रस्त फलों को फेंक देना चाहिए। किसान भाइयों, आंवले के फलों की अच्छी तरह से पैकिंग न करने से लगभग 20% तक नुकसान होता है। इसलिए आंवले की पैकिंग करते समय अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। जूट की बोरियों और अरहर पौधे के तनों की टोकरियां आंवले की पैकिंग में प्रयोग की जाती है, जबकि इन पैकिंग पदार्थों में भार सहने की क्षमता कम होती है और रख रखाव भी उपयुक्त नहीं हो पाता। लगभग 40 से 50 किलोग्राम क्षमता की अरहर के तने द्वारा बनी टोकरियां आंवला की पैकिंग में प्रयोग की जाती है, जिनमें अखबार की परत और आंवला की पत्तियों को कुशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंवला को दूर भेजने के लिए गत्ते से बने डिब्बों में पैकिंग करके भेजा जा सकता है। इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी पहलुओं को अपनाकर आंवले के बाग से अच्छी क्वालिटी की फलत लेकर अधिक आय कमा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बालापुरा, जिला कोटा के कृषक विनोद कुमार ने। ये बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विनोद कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बायोफ्लॉक तकनीक। बायोफ्लॉक एक नई तकनीक है जो किसान भाइयों के लिए हमारी बहुत ही कारगर तकनीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आज के दिन में जो है सभी किसान भाइयों के पास तालाब नहीं होते हैं। 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर जैसा भी है, तालाब नहीं होते हैं। वो इस तकनीक को अपना सकते हैं। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन करने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक अपनाया जा रहा है। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक व वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से स्पेस में भी किसान भाई कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः हमको करना क्या होता है, एक टैंक होता है। टैंक जिसकी जो है डायामीटर जो है 4 मीटर होता है। 4 मीटर के भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली जो अभी किसान भाई तर लेते हैं वो 4 मीटर उसका डायामीटर होता है और 1.5 मीटर उसकी जो है हाइट होती है। और उसका जो है करीब उसमें लगभग 5,000 से लेकर 15,000 लीटर या 20,000 लीटर तक की ये टैंक आते हैं और इन टैंक को सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं। एक हम उदाहरण दे करके बताते हैं अपने किसान भाइयों को कि अगर हम 15,000 लीटर का टैंक लेते हैं तो उसमें हम जो है करीब 12,000 लीटर पानी भरेंगे और 1.2 मीटर उसकी हाइट रखेंगे और उस टैंक में हम जो मछलियाँ स्टॉकिंग करेंगे वो करीब जो है कि 1,000 लीटर पानी में हम लोग 100 मछलियाँ रख सकते हैं। तो एक 15,000 लीटर टैंक में जो 15,000 लीटर के बायोफ्लॉक टैंक्स में हम लोग जो है करीब जो है 1,000 पीस मछली के रख सकते हैं। बायोफ्लॉक विधि में मछली पालन में भी जैविक विधि अपनाई जाती है। बायोफ्लॉक विधि में जार में बैक्टीरिया पैदा की जाती है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदल देता है।
मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बचा मल जार में नीचे जमा हो जाता है। इसे टोटी के जरिए निकाल दिया जाता है और मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता। बायोफ्लॉक तकनीक से टैंक में पाली जाने वाली मछलियों की प्रजातियों में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे मछली टैंक के वातावरण सहन कर सके, मछली निम्न जल स्तर पर सही बढ़वाड़ ले सके, पंगेशियस, कोई कार्प, सिंघी, तिलापिया, देशी मांगुर, पापदा, कॉमन कार्प इत्यादि मछलियों की प्रजातियां टैंक में आसानी से पाली जा सकती हैं। अगर हम बात करें कि तिलापिया अगर हम लेते हैं तो 1000 मछली अगर हम स्टॉक करते हैं, उसमें लगभग 20% मोर्टेलिटी होगी तो हमारा 80% सर्वाइवल रेट मिलेगा। और उस 80% सर्वाइवल रेट में जो है हमको 6 मंथ में अबाउट लगभग 500 to 600 ग्राम्स मछलियाँ हो जाएंगे। तो हमारा 6 महीने में लगभग हम लोग जो है 500 से 600 केजी जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे जो है अगर जो मार्केट प्राइस है लगभग जो होलसेल मार्केट है तिलापिया का 120 से 130 केजी जो है 120 से 30 रुपये पर 100 केजी के हिसाब से हम लोग सेल कर सकते हैं मार्केट में। दूसरा चीज़ इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट 6 महीने में लगभग आता है वो लगभग अगर एक टैंक के हिसाब से 20 से 22 हज़ार लगभग लागत आता है। 75 से 80 हज़ार का बिक्री होगी और उसको हम अगर लागत से जो है घटा देंगे तो हमारे किसान भाई को एक टैंक से लगभग 50 से 55 हज़ार का जो है आमदनी हो जाएगी। बायोफ्लॉक विधि में टैंक में पानी को साफ करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है। इसमें होने वाली मछली पूर्णतः जैविक होती है। इनकी बाजार में अधिक कीमत मिलती है। बायोफ्लॉक तकनीक में खर्चा सामान्य मछली पालन के मुकाबले कम ही आता है। फिर चाहे खर्चा श्रम का हो, समय का हो, देखभाल का हो या फिर रुपयों का ही क्यों ना हो, हर तरीके से बायोफ्लॉक तकनीक एक आदर्श तकनीक है। यही कारण है कि इससे मछलियों की गुणवत्ता बेहतर रहती है, साथ ही इसके दाम भी बाजार में अच्छे मिल जाते हैं। ये इसमें जो है इस कॉस्ट में जो है जो कैपिटल कॉस्ट होती है, जो इनिशियल जैसे कि टैंक का कॉस्ट है और उसमें एरेटस लगते हैं जो है, तो इनका जो है इसमें इंक्लूड नहीं। ये लगभग एक टैंक को लगाने में लगभग जो है 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अगर 15,000 लीटर का हम लगाते हैं तो ये तो हमारा कैपिटल कॉस्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से एक साल में किसान भाई हमारे जो है 2 फसल ले सकते हैं। तो ये जो बायोफ्लॉक तकनीक है ये उन किसानों के लिए बहुत ही कारगर होगी जिनके पास हमारे खुद की ज़मीन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे बहुत से किसानों की समस्या है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर